गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करते हैं और क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 समझते हैं। तत्वों का वर्गीकरण और इसकी आवर्तता, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, तत्वों का जो वर्गीकरण है ना, तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता है हमें। तत्व का वर्गीकरण, देखिए तत्व के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों? देखिए, जब नए नए तत्वों की खोज होना शुरू हुई ना, तो जब नए नए तत्वों की खोज शुरू हो गई तो उस सबके गुणों को, उन सबकी क्वालिटी को एक साथ याद रख पाना आसान काम नहीं था। मिसाल के तौर पर आपके पास एक विद्यालय है या एक कम्युनिटी है, एक मोहल्ला है। मिसाल में आपको अपने विद्यालय में देता हूं। मेरे विद्यालय में अगर तकरीबन 1500 बच्चे, 1500 बच्चों को अलग अलग रखना है ना, अलग अलग रख के उसको क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन लेकिन अगर मैं सबको एक साथ रखूं तो बहुत मुश्किल होगा, है ना। बात को समझिएगा। तो इसी तरीके से अगर किसी का बेसिक एलकेजी नर्सरी लायक, तो किसी की स्केल 5th लायक, किसी की स्केल 9th लायक, किसी की 12th लायक, किसी की स्केल बीए लायक, किसी की स्केल बीएससी लायक। तो अलग अलग स्केल है ना, अलग अलग स्केल है हमारे विद्यालय, है ना। अगर हम इसको अलग अलग कक्षाओं में, अलग अलग क्लासों में हम इसको क्या करें, क्लासिफाई न करें, इसको वर्गीकृत न करें तो आसान नहीं होगा ये। तो उसी तरीके से जब 10-5 तत्व थे तो उसी तरह से इन्हें याद रखा जाता था। लेकिन जब 10-5 तत्वों के बाद जब बहुत सारे तत्वों की खोज होना शुरू हुई, यानी कि बहुत सारे तत्वों की धीरे धीरे खोज हुई, तो तत्व क्या हुए, पढ़ना शुरू हुए। और जब पढ़ना शुरू हुए तत्व तो उनके गुणों को याद रखना आसान नहीं था। इसलिए गुणों के आधार पर और इसके उपयोगों को याद रखा जा सकता था। लेकिन जब नए नए तत्वों की खोज हुई तो अनुसंधानों में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा कि अब इस तत्व के वर्गीकरण की आवश्यकता है। अब इसका क्लासिफिकेशन कर दिया जाए, अब इसे विभाजित कर दिया जाए। ठीक है, तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने तत्वों के वर्गीकरण संबंधी अलग अलग तथ्य रखे हैं। आइए हम लोग आज सिर्फ मात्र एक वैज्ञानिक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। डॉबे राइनर का जो त्वरित नियम है, डॉबे राइनर का जो त्वरित नियम है, डॉबे राइनर का त्वरित नियम क्या है, इसे हम समझते हैं। डॉबे राइनर का त्वरित नियम, डॉबे राइनर, डॉबे राइनर का त्वरित नियम।
ठीक है। डॉबेराइनर का जो त्रिक नियम है, उन्होंने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया और तीन तीन तत्वों का एक सेट बनाया और तीन तीन तत्वों के सेट को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा। तो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो अन्य दो तत्व थे, उन तत्वों के परमाणु भार औसत होते हैं। उन्होंने ये बात बताई कि जो अगर हम एक सेट बनाए, तीन तीन तत्वों का एक सेट बनाए, है ना, तो तीन तीन तत्वों का एक सेट बनाने के बाद हमें एक चीज मिलेगी। जो बीच वाला तत्व होगा, जो पहला तत्व है और जो तीसरा तत्व है, इन दोनों तत्वों के बीच का जो तत्व होगा उसका परमाणु भार समान है। जैसे आपका कार्बन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक वेट 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसके बीच का जो होता है ना, उसका जो है ये इसका ऑटोमेटिक, अगर इसका हमें पता है तो इसका ऑटोमेटिक एटॉमिक वेट निकल जाएगा, यानी कि 12 प्लस 16 बटा 2 बराबर 28 बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा? 14। यानी इसका एटॉमिक वेट 14 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे उन्होंने, है ना, एक बढ़ते हुए क्रम में रखा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, है ना, इसे रखा। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। गुणों के आधार, क्वालिटी के आधार, है ना। तो लिथियम का एटॉमिक वेट 7 होता है, ये पता, और पोटेशियम का 39, ये हमें पता। तो जो बीच वाला होगा उसका ऑटोमेटिक निकल जाएगा, यानी कि क्या, इसका क्या होगा? 7 प्लस 39 बाई 2, 39 और 7 कितना हो जाएगा? 46 बाई 2, काट देंगे इसको, कितना हो जाएगा? 20। तो सोडियम का कितना आ जाएगा? 20। इसी तरीके से आप लोग देख करके बताइएगा, कमेंट में करके बताइएगा कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, जिसमें क्लोरीन का 35.5 और